So hello students, welcome to Dikshant Salutech. I am Ashish Singh, your science teacher, and we are going to study about the 7th part of your first biology chapter, which name is Fundamental Unit of Life. Students, आज हम लोग अपने इस बायोलॉजी पोर्शन के फर्स्ट चैप्टर यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के 7th पार्ट को लेके चलते हैं। 7th पार्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इस 7th पार्ट को पढ़ने से पहले आपको हम 6th पार्ट के बारे में यानी जो हम लोग लास्ट पार्ट को कवर अप किए हैं, लास्ट पार्ट को कंप्लीट किए हैं, उसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं कि हम लोग उसमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़े हैं और देन आफ्टर हम लोग इस 7 पार्ट को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि हम लोग पार्ट 6 में कौन कौन से टॉपिक को कवर किए थे। तो पार्ट 6 में जो हमारा पार्ट 5 से ही चलता आ रहा था, क्या चलता आ रहा था? मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी में जो हमारा मूवमेंट बाकी था, ठीक है, जिसमें हम लोग पार्ट 5 में डिफ्यूजन के बारे में पढ़े थे, ऑस्मोसिस के बारे में पढ़े थे और ऑस्मोसिस में ही 3 आपके स्टेज थे, 3 प्रोसेस थे आपका, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, और जिसका नाम था हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और आपका हाइपोटोनिक। उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे अपने मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट के इंट्रोडक्शन तक तो हम लोग अपने 5th पार्ट में ही जाने थे, लेकिन जो पिछला हम लोग का 6th पार्ट है, उस 6th पार्ट में हम लोग इस मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट के टाइप्स के बारे में पढ़े थे, मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट के टाइप्स के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमारा पहला था फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और दूसरा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इस मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट के टाइप्स को पढ़ने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट मूवमेंट को पढ़े थे इंडोसाइटोसिस के बारे में। इंडोसाइटोसिस में भी हम लोग 3 तरह के टाइप्स को देखे थे, जिसमें हम लोग मेन जो था हमारा फैगोसाइटोसिस था और सेकंड जो था वो था पिनोसाइटोसिस। यही 2 आपके क्या थे, मेन थे। फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के बाद यानी इंडोसाइटोसिस को कंप्लीट देखने के बाद हम लोग पढ़ाई किए थे अपने एक्सोसाइटोसिस को, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस को। और यहाँ पे आके हमारा जो सेल मेम्ब्रेन का कंप्लीट आपका डिस्कशन था, वो कंप्लीट डिस्कशन जो है वो यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस के टॉपिक के खत्म होने के साथ साथ हमारा सेल मेम्ब्रेन जितना आपको इस 9th के लेवल में जानना था उतना आपने जाना। तो ये पार्ट 6 का क्या है, एक ओवरव्यू है। अब आपको हम अपने इस नए पार्ट यानी पार्ट 7 में लेके चलते हैं और इस पार्ट 7 में हम लोग अपने नए स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो कि हमारा एक प्लांट सेल से रिलेटेड है। प्लांट सेल का जो आउटर कवरिंग होता है हमारे प्लांट सेल का जो आउटर कवरिंग होता है, जिसका नाम है सेल वॉल, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस सेल वॉल के कंप्लीट डिस्कशन को पॉइंट बाय पॉइंट में समझेंगे तो हम लोग को समझने में आसानी होगा और उसको ज्यादा दिन तक हम लोग याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेल वॉल होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो सेल वॉल हमारे प्लांट सेल का आउटर कवरिंग होता है। हमारे प्लांट सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इस सेल मेम्ब्रेन का जो आउटर कवरिंग होता है, वो आउटर कवरिंग बहुत ही ज्यादा क्या होता है, रिजिड होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, रिजिड होता है। उस आउटर कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। जब आपको हम सेल वॉल, जो आपको हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के डायग्राम को दिखाए थे, तो उसमें आप देखे थे कि हमारे प्लांट सेल का सबसे आउटर कवरिंग जो था वो सेल वॉल था। उस सेल वॉल के अंदर ही सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करते थे। अब देखिए, सेल वॉल जो होता है वो आपका एक नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है और ये फ्रीली परमिएबल होता है, जो कि आपका सेल के द्वारा ही सेक्रेट किया जाता है। ये सेल वॉल जो है ये सेल के द्वारा ही निकाला जाता है और ये नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग होने के चलते ये इतना रिजिड होता है। अब ये रिजिड क्यों होता है या रिजिड होने से क्या फायदा होता है? तो ये प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है। किसकी प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है? तो हमारे सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं और उस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म, उनकी प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है बाहर से, ठीक है। तो सेल वॉल
जो कि आपका एक नॉन लिविंग रिजिड कंपोनेंट होता है, आउटर कवरिंग होता है हमारे प्लांट सेल का। उसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना? तो हमारे प्लांट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और हमारे प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म को। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो ये सेल वॉल जो है ये हमारे प्लांट सेल को शेप भी प्रोवाइड करता है, या हमारे प्लांट सेल को क्या करता है? शेप प्रोवाइड करता है। हमारे प्लांट सेल को श्रिंक होने से बचाता है, हमारे प्लांट सेल को सूखने से, खत्म होने से, मुरझाने से क्या होता है? ये बचाता है। ये सेल वॉल के कुछ आपके फंक्शन थे। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। तो सेल वॉल जो है वो आपका एक फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट या फाइब्रस पॉलीसेकेराइड से मिलके बना है, जिसका नाम है सेलुलोज। ठीक है, ऐसे तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि ये सेल वॉल सेलुलोज से मिलके बने होते हैं, लेकिन ये सेल वॉल जो है ये फाइब्रस पॉलीसेकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलोज बोलते हैं। अब जो प्लांट सेल वॉल जो होते हैं इनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आपके सेलुलोज होते हैं। ठीक है, उनको हम लोग माइक्रोफाइब्रिल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोफाइब्रिल्स। समझिएगा, एक एक चीज को हम लोग पॉइंट वाइज समझेंगे। ये प्लांट सेल जो होता है ये आपके बहुत सारे छोटे टाइनी सेलुलोज से मिलके बना होता है। उस टाइनी सेलुलोज को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो का मतलब होता है छोटा, फाइब्रिल्स का मतलब कि फाइब्रस, यानी ऐसे छोटे फाइबर से जो हमारा मिल के बना होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? माइक्रोफाइब्रिल्स कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, ग्लूड टुगेदर बाय ए मिक्सचर ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, अब ये माइक्रोफाइब्रिल्स जो होते हैं वो एक साथ कंबाइन होते हैं, एक साथ चिपके हुए होते हैं। किसके मिक्सचर से चिपके होते हैं? पॉलीसेकेराइड के मिक्सचर से ये चिपके हुए होते हैं। ठीक है, तो ये सेल वॉल के बारे में हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट क्या रहे हैं, एक एक नॉलेज को ले रहे हैं। अब बताया गया है कि हर एक आपका माइक्रोफाइब्रिल जो होता है वो थाउजेंड्स ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल्स से मिलके बना होता है। और किसके द्वारा ये बाउंड होता है? तो ये आपके पैक्टिन्स के द्वारा और हेमीसेलुलोज के द्वारा बाउंड होता है। ठीक है, आपका जो ये माइक्रोफाइब्रिल होता है ये किससे से मिलके बना होता है? ये हजारों की संख्या में सेलुलोज के मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, जो आपका पैक्टिन्स और हेमीसेलुलोज के द्वारा बाउंड किए जाते हैं, आपके टुगेदर विथ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेल वॉल का क्या था? एक ओवरव्यू था, एक सेल वॉल को समझने के कुछ आपका इंपॉर्टेंट नॉलेज था कि सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, सेल वॉल क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बनावट कैसे होते हैं। तो बनावट में आपने ये जाना कि सेल वॉल जो है वो हमारे प्लांट सेल के सबसे आउटर कवरिंग बाउंड्री को कहते हैं, और ये आपके फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट से मिलके बने होते हैं, जिसको हम सेलुलोज बोलते हैं। अब ये आपका फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट या सेलुलोज जो है वो बहुत सारे छोटे सेलुलोज से हमारा पूरा ये बना होता है आपका क्या? सेल वॉल। और उन छोटे सेलुलोज को हम लोग माइक्रोफाइब्रिल्स कहते हैं। अब ये माइक्रोफाइब्रिल्स जो हैं ये किससे बने होते हैं? तो ये माइक्रोफाइब्रिल्स आपके सेलुलोज के मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जो पैक्टिन्स और हेमीसेलुलोज के द्वारा बाउंड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक सेल वॉल के बारे में एक नॉलेज था, जिसको पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताएं, जिससे आपको याद रह सके। अब हम बात करते हैं अपने सेल वॉल के फंक्शन को बहुत ही डिटेल व्यू में। ठीक है, हमारे सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल वॉल परमिट्स द प्लांट सेल टू बिकम टर्जिड एज वाटर enters the vacuole through osmosis. The plant cell expand. The cell wall has to be strong enough to resist this expansion and so enable cell to become turgid. कह रहा है कि ये हमारा सेल वॉल जो है वो हमारे सेल को एक ठोस अवस्था में, एक रिजिड अवस्था में, एक टर्जिड नेचर में रखता है। कैसे? जो हमारे ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, आपको ऑस्मोसिस का प्रोसेस हम बताए थे। जब हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है तो हमारे सेल में बाहर से वाटर जो है वो अंदर, या अंदर से वाटर जो है वो बाहर आता है। तो मान लीजिए कि हमारे सेल के अंदर का जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई है और सेल के बाहर का जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो लो है, तो क्या होगा? आपका सेल अपने अंदर से वाटर को क्या करेगा? लूज करेगा। तो वाटर क्या होगा? हमारा सेल क्या होगा? श्रिंक होगा। अब इसके अपोजिट नेचर को समझिए। मान लीजिए कि हमारा बाहर वाटर कॉन्सेंट्रेशन हाई है और अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो जब आपके सेल के इंटरनल रीजन के बाहर वाटर
वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा और अंदर आपके सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लो होगा, तो बाहर से वाटर जो है वो अंदर की तरफ आपका एब्जॉर्ब होना स्टार्ट करेंगे और उस वक्त हमारा सेल जो है वो अपने आप को एक्सपेंड करेगा। अब ये सेल अंदर से अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, तो बाहर से सेल वॉल क्या करेंगे, इतने मजबूत होते हैं, ये सेल वॉल इतना मजबूत होते हैं कि वो सेल के एक्सपेंशन को रेसिस्ट करता है, रोकता है और सेल को एक परफेक्ट साइज में बनाए रखता है। ठीक है, तो ये सेल वॉल का क्या है, आपका फर्स्ट फंक्शन है। दूसरा, ये आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी आपका प्रोवाइड करता है, किसको, सेल को। आपका इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सपोर्ट द सेल। ठीक है, अब ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्यों प्रोवाइड कर पाता है, क्योंकि ये जिससे मिलके बना होता है, किससे मिलके बना होता है, ये सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स से मिलके बना होता है। वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, अब देखिए सेल वॉल तो आपके हर एक सेल में होते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो आपके सेल या टिश्यू जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इस सेलुलोज के अलावा भी कुछ कंपोनेंट होते हैं जो बहुत ही एनफ स्ट्रांग होते हैं। हम बात करते हैं किसका, जाइलम वेसल का या जाइलम टिश्यू का। जाइलम टिश्यू जो है ये इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ये अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो जाइलम टिश्यू अपने स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज करता है, तो इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, एक लिग्नाइन नाम का सब्सटेंस होता है, इसके एडिशन से। आप लोग पढ़े होंगे या आप लोग पढ़िएगा आगे कि हमारा जाइलम टिश्यू जो है वो लिग्नाइन से बना हुआ है। तो लिग्नाइन बेसिकली आपका क्या है, एक इंटरनल कंपोनेंट है जो हमारे जाइलम टिश्यू को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है, एक्स्ट्रा मजबूती देता है। अब यहाँ पे मजबूती, हमारे जाइलम टिश्यू को मजबूत क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि जाइलम टिश्यू का काम है नीचे से वाटर को लेके ऊपर पहुंचाना। तो आपके हाई कंसंट्रेशन से वाटर को लेके वो लो कंसंट्रेशन तक जाएगा, तो उसको मजबूत होना पड़ेगा, नहीं तो जो आपके वाटर होंगे वो उसमें से क्या हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, उसमें से क्या हो सकते हैं, उसमें से उसको पेनिट्रेट करके वो क्या कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। तो ये कारण है कि हमारा जाइलम टिश्यू को स्ट्रेंथ स्ट्रांग होना पड़ेगा, और इसीलिए वो जाइलम टिश्यू जो है वो किससे मिलकर बना होता है, ये आपके लिग्नाइन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब अगर हम सेल का बात करें तो कोलेनकाइमा एक्स्ट्रा सेलुलोज इज एडेड टू द सेल वॉल टू इंक्रीज मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, कुछ ऐसे भी सेल हैं जैसे कि आपका कोलेनकाइमा हो गया, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलोज को ऐड किया जाता है, किस लिए, इसके मैकेनिकल सपोर्ट या मैकेनिकल स्ट्रेंथ को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो पहला आपने ये देखा कि हमारा सेल जो है, हमारा सेल वॉल जो है हमारे प्लांट सेल को परमिट करता है क्या होने के लिए, टर्जिड होने के लिए। दूसरा, हमारा सेल जो है, चूंकि हमारा सेल वॉल सेलुलोज माइक्रोफिलिस से मिलके माइक्रोफाइब्रिल्स से मिलके बना होता है, जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, और इनके स्ट्रांग होने से हमारा सेल वॉल को स्ट्रेंथ मिलता है। और कुछ ऐसे भी सेल होते हैं या कुछ ऐसे भी टिश्यू होते हैं जिनको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, तो वहां पे लिग्नाइन या एक्स्ट्रा सेलुलोज को ऐड किया जाता है, जिससे उनका स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। तीसरे अगर फंक्शन का हम बात करें तो सेल वॉल चूंकि आपका फ्रीली परमेबल है तो होता है, तो ये क्या करता है, आपका वाटर या सब्सटेंसेस को अपने परमेबल नेचर के चलते ये आपके अंदर से बाहर या बाहर से अंदर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, it has narrow pores called pits through which fine strands of cytoplasm called plasmodesmata are able to pass. These intercellular connection allow exchange of materials between the living cell content. कह रहा है कि ये जो आपका सेल वॉल होता है, इस सेल वॉल के पास बहुत ही नैरो पोर्स होते हैं, जिसको हम लोग पिट्स कहते हैं। नैरो पोर्स का मतलब कि बहुत छोटे छोटे पतले पतले आपके छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग पिट्स कहते हैं। अब इस पिट्स के थ्रू क्या होता है, तो इस पिट्स के थ्रू आपका साइटोप्लाज्म का बहुत ही फाइन स्ट्रैंड, साइटोप्लाज्म का बहुत ही फाइन स्ट्रैंड, जिसको हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, वो क्या करता है, आपका साइटोप्लाज्म वाले क्षेत्र से हमारे अंदर वाले क्षेत्र, हमारे साइटोप्लाज्म वाले क्षेत्र से क्या करता है, पास करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो पिट्स है, ये जो आपका नैरो पोर्स है हमारे सेल वॉल में, इसका एक और फंक्शन है कि ये क्या करता है, आपके मटेरियल्स के एक्सचेंज को, मटेरियल के एक्सचेंज को क्या करता है, अलाउ करता है। कहां पे अलाउ करता है, हमारे लिविंग सेल कंटेंट में, हमारे लिविंग सेल कंटेंट में क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जो ये सेल वॉल होते हैं, किसके सेल वॉल, किसी एडजेसेंट सेल के, यानी किसी सेल के जो सेल वॉल होते हैं वो उस सेल से कैसे चिपके हुए होते हैं, तो वो उस सेल से आपका चिपके होते हैं एक सब्सटेंस है जिसको हम लोग मिडिल लैमेला कहते हैं। ठीक है, द सेल वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स आर ग्लूड टुगेदर बाय द मिडिल लैमेला।
जो ये सेल वॉल होते हैं आपके किसी भी सेल के, वो उस सेल से कैसे चिपके हुए होते हैं, तो वो एक सब्सटेंस के द्वारा चिपके होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला आपका एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कैल्शियम से और मैग्नीशियम पेक्टेट से क्या होता है, बना होता है। जो आपका मिडिल लैमेला होता है जो हमारे सेल वॉल को हमारे सेल से चिपकाए रखता है, वो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो किससे बना होता है, तो कैल्शियम से बना होता है और मैग्नीशियम पेक्टेट से बना होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ फंक्शन है किसके, सेल वॉल के। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट एक टर्म है आपका प्लाज्मोलाइसिस। आपको पहले भी मिला था, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। तो जब भी आपका कोई प्लांट सेल अपने अंदर से वाटर को क्या करता है, लूज करता है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू अपने अंदर से वाटर को क्या करता है, लूज करता है। तो जाहिर सी बात है कि जब वाटर को लूज करेगा तो जो आपका प्रोटोप्लाज्म होगा उसमें आपका क्या होगा, सिकुड़ापन आएगा, वो श्रिंक करेगा, वो सिकुड़ेगा, क्योंकि अब पानी बाहर निकल जाएगा तो उसमें क्या होगा, खिंचाव आएगा और वो सिकुड़ गया। अब जब वो सिकुड़ेगा कहां से, यानी सेल वॉल से उसकी दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जो हमारा प्रोटोप्लाज्म होगा वो सेल वॉल के कंपेयर में क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। जब श्रिंक हो जाएगा तो इसी कंडीशन को, इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हो, अपने सेल वॉल को, प्लांट सेल को आप शुगर सॉल्यूशन में या सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल रहे हो। तो शुगर सॉल्यूशन में या सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर डाल रहे हो तो आपके प्लांट के सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाई हो जाएगा और आपके प्लांट सेल के बाहर का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, यानी आपके सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लो हो जाएगा, जिसके चलते आपके प्लांट सेल के अंदर से जो वाटर है वो निकलेगा और आपके बाहर के इन्वायरमेंट में जाएगा। फलस्वरूप ये होगा कि प्लांट सेल के अंदर के जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं वो श्रिंक करेंगे, आपके सेल वॉल के कंपेयर में क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे। और सेल वॉल के साथ जब वो श्रिंक करेंगे तो इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो सेल मेम्ब्रेन को हम लोग पढ़ें, सेल मेम्ब्रेन के मूवमेंट को पढ़ें, उसके बाद हम लोग अपने प्लांट सेल की आउटर कवरिंग उसको भी पढ़ें जिसका नाम है सेल वॉल। अब हम लोग ऐसे सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे सेल के इंटरनल कंपोनेंट को पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे प्लांट सेल और हमारे एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं और जिसका नाम है न्यूक्लियस, जिसका नाम है न्यूक्लियस। तो सबसे पहले बात करेंगे हम न्यूक्लियस के नाम के बारे में, इसके बेसिक के बारे में। तो न्यूक्लियस आपका एक लार्ज सेंट्रल लोकेटेड स्फेरिकल सेलुलर कंपोनेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, एक लार्ज हमारे सेल के सेंटर में लोकेटेड किस शेप का, स्फेरिकल शेप का आपका एक सेलुलर कंपोनेंट होता है। अब ये न्यूक्लियस जो होता है वो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, दो तरह के, यानी दो फ्रेम में, दो बाउंड्री में आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर इन्वेलप के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप के नाम से जानते हैं। देखिए कि ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। अब देखिए, एक आपका मेम्ब्रेन ये रहा, पहला मेम्ब्रेन ये रहा और दूसरा मेम्ब्रेन जस्ट के ऊपर है। तो ये कितने मेम्ब्रेन हुए, ये दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुए और इन दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कंबाइनली हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियर इन्वेलप कहेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर इन्वेलप बोलेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये दो न्यूक्लियर इन्वेलप हुए हैं, ये क्या करते हैं, अपने अंदर, यानी न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर क्या होता है, आपका स्पेस होता है, ठीक है। और ये अपने स्पेस के अंदर आपका एक सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। देखिए, न्यूक्लियर इन्वेलप इंक्लोजेज ए स्पेस बिटवीन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इज कनेक्टेड टू ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी ये जो हमारे न्यूक्लियर इन्वेलप होते हैं वो अपने दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस क्रिएट करते हैं। आपको दिख रहा होगा, देखिए ये स्पेस की बात हम कर रहे हैं, एक स्पेस क्रिएट कर रहा है ना। ये न्यूक्लियर इन्वेलप जो है अपने दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं और ये आपका जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये एक सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको यहां दिखाई देगा, देखिए ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहला, दूसरा, इसके बीच का आपका क्या हुआ, ये इसके बीच का क्या हुआ, आपका न्यूक्लियर इन्वेलप का सबस्टांस होगा। अब यहाँ पे आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही हमारे न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो कनेक्टेड होता है। क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आपको हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को दिखाएं।
देखिए ये आपके पास कंप्लीट क्या है, आपका न्यूक्लियस है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस न्यूक्लियर के आउटर बाउंड्री को। तो ये रहा आपका न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है, और ये है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये दोनों आपका अलग अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। अब हम लोग अंदर चलते हैं। तो हमारा कंबाइन जो न्यूक्लियस होता है वो दो अलग अलग मटेरियल से मिलकर बना होता है। दो मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन से हमारा न्यूक्लियस मिलकर बना होता है, जिसमें पहले मटेरियल को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं और दूसरे को हम लोग क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। तो देखिए ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये रहा आपका न्यूक्लियस, और ये जो मटेरियल है आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये है क्रोमेटिन मटेरियल, और इसी से आपका क्रोमोसोम डीएनए जीन बनता है। ये न्यूक्लियस जो है इसमें आपका राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखिए अंदर चलते हैं। अब इस न्यूक्लियर के अंदर कुछ जेली लाइक सब्सटेंसेस होते हैं। इस जेली लाइक सब्सटेंसेस को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और ये जो आपका न्यूक्लियर इन्वेलप है, इनके बीच में आपके पोर्स होते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियस का क्या था, कुछ स्ट्रक्चर था। अब हम बात करते हैं अपने न्यूक्लियर इन्वेलप के स्ट्रक्चर के बारे में कि हमारा न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैसे कनेक्टेड है, या इसके अंदर पोर जो है वो किस प्रकार से दिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो ये रहा आपका पहला सेल मेम्ब्रेन, ये दूसरा सेल मेम्ब्रेन, ये कंप्लीट हमारा इन्वेलप, ये कंप्लीट हमारा इन्वेलप, और ये दो इन्वेलप के बीच में जो पोर्स हैं, जो छिद्र हैं, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, न्यूक्लियर पोर। ये क्लियर हुआ। दूसरा, अब इस पूरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखिए, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को देखिए। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में आपका क्या है, खाली स्पेस है या कैविटी है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पेस और कैविटी इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए तीसरा आइए, ये आपका क्या शो कर रहा है, डबल मेम्ब्रेन को शो कर रहा है, जिससे मिलकर हमारा क्या बन रहा है, एक न्यूक्लियर इन्वेलप बन रहा है, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट एट विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको अभी बताए थे कि हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो किससे कनेक्टेड होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कैसे आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड है, ठीक है। आपका ये रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये रहा वो पॉइंट जहां से हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो किससे कनेक्टेड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये रहा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस न्यूक्लियस के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स को समझेंगे, या अपने न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में, न्यूक्लियोपोर्स के बारे में बहुत सारे पॉइंट को समझेंगे। और ये सारे पॉइंट जो होंगे हमारे पहले वाले डायग्राम से ही क्या करेंगे, रिलेटेबल होंगे। तो आइए वन बाय वन हम इस पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है ये आपका सेपरेट करता है अपने न्यूक्लियस को किससे, साइटोप्लाज्म से। मान लीजिए कि हमारा कंप्लीट कोई सेल है, ठीक है, और ये हमारा न्यूक्लियस है। तो ये जो आपका बाउंड्री है, ये जो आपका बाउंड्री है, इस बाउंड्री को आप लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियर इन्वेलप। ये बाउंड्री कौन सा है, न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। अब ये हो गया न्यूक्लियर इन्वेलप, और ये बीच में क्या होते हैं, आपके कुछ जेली लाइक सब्सटेंसेस होते हैं। इस जेली लाइक सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये इन जेली लाइक सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहेंगे, तो साइटोप्लाज्म कहेंगे। तो यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है कि जो ये न्यूक्लियर इन्वेलप होता है ये आपके न्यूक्लियस को किससे सेपरेट करता है, तो जेली लाइक सब्सटेंसेस जो आपके सेल में एग्जिस्ट करते हैं, साइटोप्लाज्म, उस साइटोप्लाज्म से क्या करता है, सेपरेट करता है। दूसरा, जो न्यूक्लियर इन्वेलप होते हैं वो बहुत सारे पोर्स को कंटेन करते हैं, बहुत सारे छिद्र को कंटेन करते हैं, जिसको हम न्यूक्लियर पोर्स बोल देंगे, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो तो अपने अंदर तो पोर्स को कंटेन करेंगे ही, जिसको हम लोग न्यूक्लियर पोर्स बोलेंगे। साथ ही साथ ये एक पार्टिकुलर एरिया को घेर के रखते हैं, और उस पार्टिकुलर एरिया में कुछ जेली लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं, जिनको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। कहने का मतलब है कि ये सेल हुआ, ये न्यूक्लियस हुआ, तो इस न्यूक्लियस के बीच में ये जो आपके जेली लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। यही क्या है, आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, within nucleoplasm two types of nuclear structure are embedded, the nucleus and the chromatin material। इसको तो आपको बताया है कि उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो तरह के न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होते हैं, जिस न्यूक्लियर स्ट्रक्चर से हमारा न्यूक्लियस तैयार होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन।
तो फंक्शन के बेसिस पे हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो तरह के न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है न्यूक्लियस का और दूसरा नाम आता है क्रोमेटिन मटेरियल्स का। इन दोनों का अपना अपना रोल है, इन दोनों का अपना अपना फंक्शन है, इन दोनों का अपना अपना स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पहले न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में या न्यूक्लियर सब्सटेंस के बारे में, जो कि आपका न्यूक्लियस। तो the nucleus may be one or more in number and is not bounded by any membrane. It is rich in protein and RNA molecules and acts as the site for ribosome formation. ये जो आपका न्यूक्लियस है, ये एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है आपके न्यूक्लियस के अंदर, और ये न्यूक्लियस किसी तरह के किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। न्यूक्लियस किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। ये न्यूक्लियस के अंदर के अगर हम लोग लार्ज कंपोनेंट की बात करें तो ये न्यूक्लियस जो है ये प्रोटीन और आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और आरएनए से आपका मिल के बना हुआ होता है, या प्रोटीन और आरएनए की मात्रा हमारे न्यूक्लियस में ज्यादा होती है। फिर आपको बात बताएं कि ये आपका जो न्यूक्लियस है एक खास प्रकार के ऑर्गेनेल्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी इसी न्यूक्लियस में ये राइबोसोम नाम का जो ऑर्गेनेल्स है इनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि न्यूक्लियस क्या है, हमारे राइबोसोम का फैक्ट्री है। न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, यानी राइबोसोम्स का ज्यादा फॉर्मेशन इस न्यूक्लियस में ही होता है। इसीलिए हम लोग न्यूक्लियस को राइबोसोम के फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। अब ये राइबोसोम क्या करते हैं, तो राइबोसोम्स आर हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस इन द साइटोप्लाज्म। आपके साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, जो प्रोटीन का मेकिंग होता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये राइबोसोम। और ये राइबोसोम बनते कहाँ हैं, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो कहने का मतलब है कि ये राइबोसोम हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म से यानी हमारे न्यूक्लियस से बाहर निकल के हमारे साइटोप्लाज्म में आते हैं, और आने के बाद ये अपने वहां पे मौजूद जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और भी बातें जाननी है हमको न्यूक्लियस के बारे में। तो अब ये जो हम लोग पॉइंट जाने हैं, ये अपने फर्स्ट न्यूक्लियर सब्सटेंस के बारे में जाने हैं जिससे हमारा न्यूक्लियस था। अब हम लोग जानने जा रहे हैं अपने सेकंड न्यूक्लिक मटेरियल या सेकंड न्यूक्लियर सब्सटेंस के बारे में, जिसका नाम है क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, क्रोमेटिन आपका बना है या क्रोमोसोम के नाम से आप लोग समझ सकते हैं, तो इससे आपको याद रहेगा कि क्रोमेटिन जो है इसी से आपका क्या होता है, क्रोमोसोम बनता है। तो चलिए सबसे पहले बात करें तो क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो एक पतला सा धागा नुमा स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके पास क्रोमोसोम जैसे मटेरियल की संख्या ज्यादा होती है, और ये जेनेटिक मटेरियल को कंपोज करता है, यानी कि जो हमारा डीएनए है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, या प्रोटीन, इनको ये क्या करता है, कंपोज करता है। कौन कंपोज करता है, हमारा क्रोमेटिन मटेरियल। तो कहने का मतलब है कि क्रोमेटिन मटेरियल का ही कंडेंस्ड फॉर्म हमारा होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम का ही कंपोनेंट होता है कौन, डीएनए, और डीएनए के ही अंदर होते हैं जीन। ये जीन जो है ये हमारे कैरेक्टर्स के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है। और डीएनए किससे बना होता है, क्रोमोसोम से, और क्रोमोसोम किसका कंडेंस फॉर्म होता है, तो क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंस फॉर्म होता है। तो सब एक दूसरे से क्या है, ये आपके लिंक है। ठीक है, अब क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में बताया है कि क्रोमेटिन इज फॉर्म्ड ऑफ रिपीटिंग सब यूनिट्स द न्यूक्लियोसोम्स each of which has a DNA molecule coiled around a disc of histone। ये जो आपका क्रोमेटिन है ये आपका एक खास प्रकार के सब्सटेंसेस का रिपीटिंग सब यूनिट है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोसोम्स के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोसोम्स। और इसी न्यूक्लियोसोम्स में ये डीएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं। इसी न्यूक्लियोसोम्स में ये डीएनए मॉलिक्यूल क्या होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं। अब आइए डीएनए के बारे में बात करते हैं। तो डीएनए क्या करता है, जितने भी आपके इंफॉर्मेशन हैं, ठीक है, किसके इंफॉर्मेशन, तो आपके सेल के फंक्शन के लिए, आपके सेल के फंक्शन के लिए जितने भी इंफॉर्मेशन है सबको ये डीएनए ही स्टोर करके रखता है। आपका कंप्लीट जो सेल है उसमें कौन कौन से फंक्शन को होना है, कब होना है, कैसे होना है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन को ये डीएनए ही क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करके रखता है। किस तरह के फंक्शन को, तो ग्रोथ जैसे फंक्शन को, रिप्रोड्यूस जैसे फंक्शन को, ठीक है, या नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने वाले फंक्शन को ये क्या करता है, अपने अंदर वैसे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। कौन करता रखता है, डीएनए रखता है। ठीक है, अब
डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। डीएनए खुद आपके कुछ सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं जिसका नाम है जीन। द क्रोमेटिन इज कंसिडर्ड इनटू 2 और मोर थिक राइबो रिबन लाइक क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल। ये जो क्रोमेटिन आपके होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल, ये आपके कंडेंस हो जाते हैं किसमें, 2 या 2 से ज्यादा रिबन लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। और ये क्रोमोसोम जो है ये तभी दिखता है आपको जब सेल का क्या होता है, डिवीजन होता है। जब जब भी सेल का डिवीजन होता है तब तक आपको ये क्रोमोसोम जो है वो दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, यानी आज हम लोग इस क्लास में जो कि हम लोग पढ़ रहे थे अपने स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो हम लोग अपने लास्ट पार्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मूवमेंट जो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के क्रॉस मूवमेंट जो होते हैं उसको कंप्लीट किए। और इस पार्ट में यानी कि पार्ट 7 में हम लोग अपने सेल वॉल को कंप्लीट किए, सेल वॉल के फंक्शन को समझें। ठीक है, सेल वॉल के स्ट्रक्चर को समझें। ठीक है, फिर हम लोग बात किए किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियस में हम लोग ज्यादा बातें की हैं आज, न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में, फिर न्यूक्लियस के बारे में और क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में, क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में। अब हम लोग अपने आने वाले अगले पार्ट में, यानी कि जो हम लोग का पार्ट 8 आएगा, उसमें इसी क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंस फॉर्म जो होता है यानी कि क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और क्रोमोसोम के बारे में हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस 7th पार्ट को इतना ही पे क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। तो मिलते हैं आपसे हम लोग अपने नेक्स्ट यानी पार्ट 8 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मन लगा के पढ़ाई करिए।